कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। मातरम मातरम वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, कुछ को वंदे मातरम से एलर्जी होती है। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए। अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे। सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। सुप्रीम कोर्ट ये क्या कह रही है? आपको दिक्कत किससे है? हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? जिस दिन का इंतज़ार था, जिसके इर्द गिर्द सरगर्मी थी, वो दिन आया। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। चर्चा रखी क्यों गई थी? विपक्ष कहता है कि देश में चल रही समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि चर्चा देश को उसके अतीत और उसकी गौरव गाथा याद दिलाने के लिए इसको रखा गया था। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क और तर्कों के पीछे की अपनी अपनी राजनीति। हम बताने आए हैं कि किसने क्या कहा, किस आरोप पर बवाल कटा और किसकी बातों पर खूब मौज ली गई। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और ये है संसद में आज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा हफ्ता और छठा दिन था। पहले से पता था वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पे चर्चा होनी है, 10 घंटे वाली। लोकसभा में 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत हुई। प्रश्नकाल का अंत हुआ तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इंडिगो एयरलाइंस का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये। स्पीकर ओम बिरला की ओर से विपक्ष को आश्वासन मिला। कहा गया कि वो मंत्री को इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कहेंगे। अब तक घड़ी में 12:04 हो गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ लोकसभा में आए। सत्ता पक्ष की ओर से आवाजें उठी, वंदे मातरम के नारे गूंज गए। मातरम मातरम मातरम। गजेंद्र सिंह जी। 12:12 से वंदे मातरम पे चर्चा की शुरुआत हुई। पहले वक्ता थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रगीत का महत्व बताते हुए फिर से आपातकाल का जिक्र किया। साथ ही बोले कि वंदे मातरम की चर्चा में यहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था।
जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे। भाषण के बीच प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी के सांसद सौगत राय से मुखातब हुए। उनका हालचाल पूछा, कहा, दादा तबीयत तो ठीक है ना? दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। पीएम मोदी के भाषण का रुख बदल रहा था। बंगाल विभाजन का जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहा। इसी बीच टीएमसी की ओर से सौगत राय बोले कि आप तो बाबू वाले थे, आप दा वाले कब से हो गए? अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे, बांटो और राज करो, इस रास्ते को चुना। और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। पीएम का भाषण आगे बढ़ा तो विनायक दामोदर सावरकर और महात्मा गांधी दोनों का जिक्र आया। पीएम ने दोनों का नाम लेते हुए क्या कहा, सुनिए। लंदन का इंडिया हाउस, वीर सावरकर जी ने वहां वंदे मातरम गीत और वहां ये गीत बार बार गूंजता था। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन, और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है,
पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है। उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। पीएम के भाषण में अब निशाने पर कांग्रेस पार्टी आ चुकी थी। आरोप लगे विश्वासघात के, फिर बातों में जिन्ना भी आए और आए नेहरू भी। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। करीब 1 घंटे बाद पीएम मोदी का भाषण खत्म हुआ। इस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में नहीं थे। विपक्ष की ओर से पहले वक्ता रहे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, उन्होंने पीएम की ओर कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए आरोपों का ये जवाब दिया। ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने
पंडित नेहरू का नाम लिया, और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे, तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं, और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था, उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। ब्रिटिश के विद्रोह करने का मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? आप वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की? तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? कि आपके पार्टी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। सत्ता के लालच में आपने कभी बंगाल को समझा ही नहीं, बंगाल की भक्ति को। सर मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। मैं तर्क वितर्क नहीं कर रहा, मैं यील्ड करना नहीं चाहता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं यील्ड करना भी नहीं चाहता। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं इनसे कहूंगा कि जैसे हमने आदरणीय मोदी जी को सुना, आप भी सुनने का धैर्य रखें। धैर्य की कमी मत दिखाइए, संयम की कमी आप मत दिखाइए। हमने संयम दिखाया, हमने धैर्य दिखाया, अब आपकी बारी है। आप राष्ट्र की बात करते हो ना, नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? गौरव गोगोई जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, उस पर सत्ता पक्ष की ओर से बार बार विरोध होने लगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी कुर्सी से उठ गए। कि करेंसी जब बढ़ती है तो किसी का उम्र का उदाहरण मिलता है। आज तो 100 तक पहुंच गया करेंसी। तो ना वायु प्रदूषित है, ना वायु से हम सुरक्षित है, ना करेंसी हमारी सुरक्षित है, ना हमारी सीमा सुरक्षित है, ना हमारे दिल्ली में हम सुरक्षित है, ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जो राजनीतिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो यूटी का दर्जा मिलना चाहिए, ना उनको हम दे पा रहे हैं। आज ना हमारा उद्योग सुरक्षित है। आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक, आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत की अपमान है। ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? गौरव गोगोई के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव की बारी आई। उन्होंने अपने साथ की कुर्सी पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को बिठाया हुआ था। इशारा था अयोध्या में बीजेपी की हार का, और तंज था उनकी बातों में। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए, ऑफे बैठो। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज, कितने सोशलिस्ट हैं आज? अभी गौरव गोगोई जी ने ठीक कहा, इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं? उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी? हवाई चप्पल।
कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं बात दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। कि इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ी। आंध्र प्रदेश के नांदयाल से टीडीपी सांसद बायरेड्डी शबरी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों की सदन से अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। अब विपक्ष के बाद फिर से सत्ता पक्ष को मौका मिला था चर्चा में अपनी बात रखने का। बीजेपी की ओर से दूसरे वक्ता थे हिमाचल के हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर। निशाना फिर कांग्रेस पार्टी बनी। एक समय वो था जब शताब्दी वर्ष वंदे मातरम का था। उस समय आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में डुबाने का काम और देश के संविधान को तार तार करने का काम उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। उस समय तो चर्चा भी नहीं हो पाई थी। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में देश की जनता के सामने वंदे मातरम का इतिहास और इसके सांस्कृतिक महत्व को देश के सामने रखा है। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। और भयभीत तो इतनी है साहब कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में थे, तब भी जिस परिवार को दशकों तक इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके 2 सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे। इतना भय, या मैं तो कहूंगा पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। उन्होंने 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल 1 लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं। आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहां पर गाने वाली है। मैंने सुना है, बाहर चर्चा चल रही थी ऐसी। मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस पार्टियों एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी, आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। ये लोग कहां से याद करेंगे वंदे मातरम को। इनकी सरकारों के समय तो यासीन मलिक को बिरयानी परोसी जाती थी प्रधानमंत्री के घर पे, उसी यासीन मलिक को पाकिस्तान भेजा जाता था। अरे बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घर जाकर सोनिया गांधी जी रोती थी। आपको दिक्कत किससे है? श्री राजेश अध्यक्ष जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इन्होंने कहा कि इनको दिक्कत हमसे है, और मैंने पहले कहा था हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, कुछ को वंदे मातरम से एलर्जी होती है। मैं कहता हूं वंदे मातरम, वंदे
वंदे वंदे वंदे वंदे। बार बार अतीत की बात हुई, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के शासनकाल का जिक्र हुआ। ऐसे में आरोपों का जवाब देने की बारी आई कांग्रेस की। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बोलने उठी तो आरोपों के जवाब के साथ ढेरों नए आरोप भी लगा दिए। पीएम मोदी से उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया, और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, तो थोड़ा आज विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा? सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है, वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है, सुनिए 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 सुनिए। हाँ कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है,
जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है। जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। प्रियंका गांधी के भाषण के तुरंत बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी कुर्सी से उठे। बोलने के दौरान उनकी जुबान फिसल गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दास चट्टोपाध्याय कह दिया। विपक्ष की ओर से फिर से विरोध हुआ। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा। विरोध के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वंदे मातरम पे अपनी बात रखी। कांग्रेस को घेरा और कहा कि जिन्ना के चश्मे से देखने के चलते सांप्रदायिक लगता है आपको वंदे मातरम। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? ये हम लोग मैं ये कह सकता हूं कि वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। जहां कुछ लोग वंदे मातरम के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे, सांप्रदायिक बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता अध्यक्ष महोदय नहीं दिखी है। वंदे मातरम पर चर्चा का विशेष दिन लोकसभा में था, लेकिन राज्यसभा में सामान्य कामकाज वाला दिन था। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले गोवा नाइट क्लब में आग लगने से मारे गए 25 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 0 आवर में सांसदों ने अपने अपने हिस्से के मुद्दे उठाए। सरकार पर आरोप लगे, पर्यावरण की अनदेखी से लेकर नेशनल हाईवे की बदहाली तक की।
जीरो आवर के बाद प्रश्नकाल में अब सवालों के साथ जवाब देने का भी वक्त था। सपा के सांसद रामजीलाल सुमन और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इंडिगो फ्लाइट एयरलाइंस की वजह से जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसका मुद्दा उठाया, जिस पर उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू का जवाब आया। There were 22 FTTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July, and there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which were proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo, we have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL, where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. चर्चा के बाद सदन को लंच ब्रेक के लिए थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द हेल्थ सिक्योरिटीज एंड नेशनल सिक्योरिटीज बिल 2025 मूव किया, जिसके बाद बिल पे चर्चा होने लगी। लोकसभा में आज वंदे मातरम पे चर्चा हुई। अब बारी है अगली तारीख की। 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पे चर्चा होनी है। जितना अहम आज का दिन था उतना ही जरूरी कल का दिन होगा। आज संसद में जो बहसें हुई उसका एक बड़ा हिस्सा हमने अपने शो में आपको दिखाने की कोशिश की। जो छूट गया उसके लिए वादा किए जाते हैं कि वो आपको लल्लन टॉप पर देखने को जरूर मिलेगा। हम अपना वादा पूरा करते हैं। आप भी अपना कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि शो आपको कैसा लगा, किसका भाषण सबसे ज्यादा दमदार था और किसका थोड़ा सा कमजोर था, किससे असहमति थी, किससे सहमति थी। ये शो आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं सिद्धांत हूँ। कैमरे के पीछे आलोक हैं। लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।